नमस्कार। तीसरे अध्याय के पाठ नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जहाँ से शुरू किया था वहाँ से आगे बढ़ाते हुए, जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से आगे बढ़ाते हैं। निजीकरण, हमने उदारीकरण पहले टॉपिक में पढ़ लिया था। पहले भाग में निजीकरण से शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी का एक ही शब्द एनसीईआरटी में कैसे स्पष्ट किया गया है उसको हम शब्दशः आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसका तात्पर्य है किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग, यानी किसी उपक्रम में सार्वजनिक स्वामित्व नहीं रहेगा, न ही उसमें सरकार का प्रबंधन रहेगा, न ही स्वामित्व रहेगा, वो सिर्फ निजी के हाथों में चला जाएगा। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तन हो रही है। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तन हो रही है। पहला, सरकार का सार्वजनिक कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। यानी पहला तो है सरकार के सार्वजनिक कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, यानी अब सरकारी कोई कंपनी है उसके स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाती है ना। यानी उसका शेयर 51% से ज़्यादा किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देना, जिससे ये सार्वजनिक कंपनियां, सरकार की कंपनियां उसके स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाती है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच देना, यानी पूरी की पूरी 100% ओनरशिप किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देना। इसको बोलते हैं सीधा बेच देना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। यानी कंपनियों को इक्विटी के माध्यम से बेच देना कंपनियों को, यानी 51% से ज़्यादा या फिर और भी इससे ज़्यादा परसेंट को बेचना ही विनिवेश कहा जाता है। और इसके माध्यम से जो पैसा आता है उसको किसी और फील्ड में लगाया जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना है। यानी जो सरकार ने उधार ला रखा है वो पैसे चुकाना है इन सार्वजनिक कंपनियों को बेचकर, और आधुनिकीकरण में सहायता देना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभाव वो उत्पादक सिद्ध होगा। यानी ये अपेक्षा की गई कि जब ये सरकारी कंपनियां बेची जा रही है कि इससे प्रबंधन और बेहतर होगा, इसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। अभी जैसे वर्तमान में जो हमारी करंट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, इसमें कुछ कुछ कंपनियों को अभी भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। जैसे रेलवे को थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है प्राइवेट में सेक्टर में, वैसे वैसे इसकी शुरुआत ठेठ 1990 से हो गई थी। 1990 से प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, ये कोई अभी नई बात नहीं है। इस प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था तब तक भारत की स्थिति क्या है पता है? भारत के पास 14 दिन तक सर्वाइव करने के भी पैसे नहीं थे। इसलिए समाजीकरण, समाजवाद का तो हमने देख रखा था, अब पूंजीवाद की तरफ आना पड़ा, और अभी भी हम आ ही रहे हैं, अभी पूरी तरह आए नहीं। यानी अभी भी हमारे पास काफ़ी सार्वजनिक उपक्रम हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक हवाई कंपनी थी एयर इंडिया, इसको बेचा गया था क्योंकि ये काफ़ी सालों से घाटे में चल रही थी, और जब प्राइवेट आदमी ने ख़रीदा वो सर्वाइव कर ली, इसलिए वो अच्छा काम कर पाते हैं। सरकार को ये भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया है। यानी जो कुछ ऐसी कंपनियां थी सरकार की, वो कुछ अच्छा काम कर रही थी, तो इसको बड़ी बड़ी कंपनियों को तो महारत्न कहा गया, उसके बाद को नवरत्न कहा गया,
और उसके बाद ही कंपनियों को लघु रत्न कहा गया। यानी ऐसे ऐसे टैग दे दिए गए उनको जो और मोटिवेट हो और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाकर, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर और ज़्यादा ग्रो कर सके। ये हो गया निजीकरण। अब मेन टॉपिक है थर्ड, वैश्वीकरण। हमने उदारीकरण पढ़ लिया, हमने निजीकरण पढ़ लिया, अब है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बारे में हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है 11वीं की किताब में, इसके बारे में हम शब्दशः देख रहे हैं। यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। ये उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना, यानी पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह मानना। यानी ये भारत मान लो, इसको भारत इंडिया मान लो ना, इंडिया, और ये पूरा वर्ल्ड कंपेरिजन करते हैं। यानी भारत की कंपनी यहाँ आके काम कर सकती है बाकी दुनिया में, और वर्ल्ड की कोई जैसे कि मैकडी हो गई, वो इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री लगा सकती है। यानी इस विदेशी कंपनियों के लिए, भारत की कंपनियों के लिए पूरा दुनिया एक घर बन गया, पूरा का पूरा ऐसा। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। यानी जो मान लो किसी अमेरिका में कोई मंदी आई, तो इसका प्रभाव, वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण भारत में भी इसका असर देखा जाएगा। यदि भारत में कुछ घटना होती है तो इसका प्रभाव अमेरिका में भी देखा जाएगा। इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। ये समग्र विश्व को एक बनाने या सीमायुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। अब बाह्य प्रापण, यानी बाहर से जो प्राप्त होता है वैश्वीकरण के माध्यम से, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का ये विशिष्ट परिणाम है। यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाएंगे, वैश्वीकरण को अपनाएंगे तो ये इसका ये विशिष्ट परिणाम है। कि क्या परिणाम है? इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त कर सकती है। यानी वो कंपनी कोई बाहर से भी, विदेश से भी कुछ सेवाएं प्राप्त कर सकती है। अधिकांशतः अन्य देशों से, जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि। संचार के माध्यम से आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया गया। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं का प्राप्त करना, बाह्य प्रापण की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई। जैसे कुछ सेवाएं, जैसे सुरक्षा, विज्ञापन, पहले भारत से ही यहाँ आयात करने पड़ते थे, भारत से ही प्रोड्यूस और सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन अब वैश्वीकरण हो गया तो बाहर से भी सुरक्षा, विज्ञापन आदि उपकरण लिए जा सकते हैं, बाहरी सेवा भी ली जा सकती है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा। यानी सब कुछ अब बाहर से भी सेवा ले सकते हैं, एक देश दूसरे देश से सेवा पर ले सकता है और दे सकता है। ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा है। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही है। भारत जो अभी आईटी सेक्टर में आईटी हब बन चुका है पूरे वर्ल्ड के लिए, सस्ते में आपको ये सेवाएं प्रदान दुनिया में भारत के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये भारत की छोटी छोटी कंपनियां विकसित देशों की कंपनियों को ये सेवाएं प्रदान कर रही है। आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से, जैसे इंटरनेट आदि से, इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्या में परिवर्तन कर देश की नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भी
भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी है, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत ही कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत की निम्न मजदूरी दरें और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। यानी भारत ने ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से भारत की छोटी छोटी कंपनियां भी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों को ये सेवाएं प्रदान करने लगी है, क्योंकि भारत में कुशल श्रम बन रहा है और यहाँ अभी मजदूरी भी निम्न है। विश्व व्यापार संगठन WTO, ये जो पूरे वर्ल्ड में व्यापार को मोनेटाइज करता है, नियम बनाता है कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। जो गलती करता है उसको पनिशमेंट देता है। लेकिन अब हकीकत में वास्तविक व्यवहारिक रूप में क्या है वो अब सारी दुनिया जानने लगी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये थियोरिटिकली इसको ऐसा बनेगा। व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि गेट के प्रवर्ती विश्व व्यापार संगठन, पहला गेट था GATT, अभी इसको WTO बना दिया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1995 इसमें ये बना है। इस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। इसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिससे कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर सकता। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है। यानी इसका WTO का निर्माण तो इसलिए किया गया कि कोई देश बेईमानी नहीं कर सकता है, बेईमानी नहीं करे तो उसको फटकार लगाए, इसके लिए ये निर्माण किया गया है ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का भी विनिमय का स्थान दिया गया है। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोल कर किया गया है। यानी अब कोई ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकता है या कोटा नहीं लगा सकता है। अब कोटा या टैरिफ क्या होते हैं हमने पिछले वीडियो में बताया गया स्पष्ट रूप से, अभी बार बार स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्था की रचना में सक्रिय भागीदार है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए इसने आयात पर से अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम किया है। इन्हें WTO ज्वाइन करने के बाद भारत ने परिमाणात्मक प्रतिबंध यानी कोटा को हटाया है और टैरिफ को भी कम किया है। कुछ विद्वानों की आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई और औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहाँ कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोल जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते हैं। अब देखो विकसित देश क्या करते हैं, अपने किसानों को तो सब्सिडी देते हैं और विकासशील देशों को बोलते हैं कि तुम लोग अपने किसानों को सब्सिडी मत दो, इन कृषि पदार्थों पर सब्सिडी मत दो। अब ये सब्सिडी देते हैं तो ये इनको कहते हैं सब्सिडी के नाम पे तुम हमारे देश पे इंपोर्ट नहीं करोगे कोई भी कृषि पदार्थ, और इस पे विकासशील देशों पे प्रेशर लगाते हैं कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था को खोली जाए, तुम्हारी अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइजेशन किया जाए। ये इस पर ऐसा प्रेशर लगाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को चलने की व्यवस्था मात्र है? अब है
ये टेबल दी गई है जो स्पष्ट करने के लिए है कि 1900 जब एलपीजी रिफॉर्म शुरू हुए थे उसको लेके कृषि में क्या सुधार हुआ, क्या ग्रोथ हुई, उद्योग को क्या ग्रोथ हुई और सेवाओं को क्या ग्रोथ हुई। 1980 से 91 में कृषि की ग्रोथ 3.6 थी, उद्योग की ग्रोथ 7.1 और सेवाओं की ग्रोथ 6.7। जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म लागू किया गया इस दशक में कृषि की ग्रोथ कम हो गई, उद्योग की ग्रोथ भी थोड़ी कम हो गई और सेवाओं की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब वापस 2002 से 2007 तक की बात लेते हैं। कृषि की ग्रोथ और कम हो गई, उद्योग की ग्रोथ बढ़ गई और सेवाओं की ग्रोथ भी थोड़ी मतलब 1990 से बेटर हुई है। ऑल ओवर ग्रोथ 1980-81 में 5.6 थी जो 1992 और 1 में बढ़कर 6.4 हो गई और 2002 और 7 में 7.8 हो गई। अब वापस 2007 से 12 की बात करें तो 3.2 तो हो गई कृषि की, 7.4 हो गई उद्योग की और 10 की ग्रोथ हो गई सेवा की 2007 और 12 में। अब बात करें 12 और 13 की बात करें तो कृषि का क्षेत्र लगातार कम पड़ रहा है, उद्योग भी 7.4 से 3.6 पे आ गया और सेवाई 8.1 पे आ गई। यानी 2012-13 का दशक में सबसे कम ग्रोथ देखी गई जो 5.6 है। जो एलपीजी रिफॉर्म से पहले थी वही रिफॉर्म की ग्रोथ रेट 2012-13 में रही। फिर 13-14 की ग्रोथ कृषि में शानदार बढ़ी, 4.2 हुई, अब तक की सर्वश्रेष्ठ। और उद्योग की ग्रोथ 5% से और सेवा की ग्रोथ 7.8% से। अब वापस 14-15 की बात करते हैं तो उद्योग कृषि की ग्रोथ तो माइनस में चली गई और उद्योग की ग्रोथ 5.9 यानी 6% के आसपास और सेवाओं की ग्रोथ लगातार 10.3 से बढ़ रही है और ऑल ओवर ग्रोथ 7.2। ये अभी तक के एनसीईआरटी में ये आंकड़े दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन किया है। अब समीक्षा करेंगे जो हमने सुधार किया है इसकी क्या समीक्षा है। अब तो सुधार कार्य को आरंभ हुए 1.5 दशक हो चुके हैं, यानी 1.5 के अब 2026 चल रहा है तो उससे ज़्यादा ही हुए। आइए इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। ये समीक्षा मैंने इस सारणी में कर दी है जो इसी में स्पष्ट की हुई है, जो मैंने सारणी अभी दी है ना इसी में ये जो ग्रोथ बताई गई। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि आई। विदेशी निवेश जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश यानी एफडीआई और एफआईआई 1991 में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 16-17 में $36 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी 1990-91 में $6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2014-15 में $321 बिलियन हो गया। 2011 में भारतीय विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक बन गया। तो विदेशी करेंसी जो 1990 में 15 दिन की बची थी, जो अभी 2011 की बात करें तो 7वां सबसे बड़ा धारक बन गया था दुनिया में। भारत अब वाहन, कल्प ऊर्जाओं, इंजीनियर उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्र आदि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व व्यापार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया है, यानी महंगाई को भी कंट्रोल में रखा हुआ है। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी होती रही है। यानी ये तो थे सब फायदे दिखाए जा रहे थे। अब कुछ का ये समस्या विशेषकर रोजगार सृजन में कमी आई, कृषि में सुधार नहीं हुआ, अभी हमने बात करी कि माइनस में भी चले गए थे, उद्योग में भी ज़्यादा कुछ सुधार हुआ नहीं, सेवाओं में ज़्यादा सुधार हुआ,
आधारभूत सुविधाओं के विकास में कम विकास हुआ और राजकोषीय प्रबंधन में भी जुड़ी समस्याएं सामने आई। और संवर्धी ग्रोथ और रोजगार। यदि भी सकल घरेलू उत्पाद की संवर्धी दर वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित संवर्धी ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया। नहीं, जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। आपको रोजगार और समृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर संबंध अगले अध्याय में विस्तार से समझाए जाएंगे। कृषि में सुधार कार्य में कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया और कृषि की संवर्धी दर कम होती जा रही है। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारित संरचना और सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्कों और शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई है। साथ ही उर्वरक सहायकी की समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है। इसका छोटे और सीमांत किसानों को बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, न्यूनतम समर्थन मूल्य की समाप्ति और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन हुए। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी मैंने अभी आपको समझाया था पिछले थोड़ी देर पहले कि कृषि पर विकसित देश और विकासशील देशों पर अलग अलग रवैये अपना रहे थे। विकसित देश पहले डेवलप हो गए थे, उनके कृषक भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो उनके ये जो कृषि क्षेत्र है वो फायदे का शुद्ध रहता है। और ये जो इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो इनके लिए तो बहुत महंगी पड़ती है, तो ये अपना प्रोडक्ट आसानी से सस्ते में बेच देते हैं, तो इससे इन किसानों को वो दाम नहीं मिल पाता, इसलिए वो प्रतिस्पर्धा करने लायक बच ही नहीं पाते थे। ऊपर से भारत सरकार ने इसकी सब्सिडियाँ बंद कर दी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो दिया जा रहा था वो भी बंद कर दिया, तो इसलिए किसानों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ा किसानों पर। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुख हो रही थी। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न वस्तुओं के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। यानी खाद्यान्न फसलें कम कर दी और निर्यात की फसलें तैयार की जाने लग गई। इससे देश में खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। अब बात करते हैं उद्योगों की। कृषि पे बात होगी, अब है उद्योग में सुधार। औद्योगिक संवृद्धि की दर से भी कुछ शिथिलता आई है। औद्योगिक संवृद्धि की दर में भी यानी औद्योगिक ग्रोथ में भी कमी आई है। ये औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण है। मांग में गिरावट कई कारण से है, जैसे सस्ती आयात, आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश। यानी औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ सामान नहीं बन रहे हैं, इसका कारण यह है कि सस्ते आयात हो रहे हैं। यानी भारत में पहले आयातों पर रोक थी और जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म किए तो आयात पे रोक हटी और इसी आयात सस्ते आने लगे, तो भारत के उद्योग पर दबाव आया। दबाव आने से इनकी ग्रोथ कम पड़ गई और वह हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत कम था और अपर्याप्त निवेश था। यहाँ निवेश करने वाले भी इतने नहीं थे क्योंकि अभी एलपीजी रिफॉर्म हुए ही थे। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी कार्य अर्थव्यवस्था को विकसित देशों की वस्तुओं और पूंजी प्रभावों को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए तथा उन्होंने अपने उद्योगों को आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। यानी विकासशील देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था विकसित देशों के लिए खोल दी थी, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म किया तो खोलनी पड़ी। इससे सस्ते आयातित आने लगे चीज़ें, तो इनको भारत के उद्योगों को इस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। सस्ते आयात ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया। निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधार संरचना की पूर्ति अपर्याप्त बनी हुई है। इस कारण प्राय ये समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों में विद्यमान उच्च अप्रशुल्क अवरोधों के कारण उनके बाजार में प्रवेश के लिए
प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। यानी भारत के जो इंडस्ट्री हैं वो अभी बाजार में प्रवेश भी उपयुक्त अवसर नहीं पा रहे हैं। जो विकसित देश है ना, उनके बाजार में उनका क्या टैरिफ हाई कर दिए, तो वो अभी उनके मार्केट में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। यद्यपि भारत में वस्त्र परिधान आदि के व्यापार में से अभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए, पर अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से इसके आयातों से अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए। भारत ने तो अपने जो कपड़ा उद्योग है उस पर कोटा आयात को बंद कर दिया, लेकिन अमेरिका है कि अभी भी अपने कोटा लगे हुए हैं। विनिवेश यानी सरकारी कंपनियों को बेचना, विनिवेश। प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1991-92 में उसने विनिवेश द्वारा 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ अधिक जुटा पाने में सफल रही, यानी ज़्यादा कंपनियां बेचने पर लग गई थी। वर्ष 17-18 में लक्ष्य तो लगभग 1 लाख करोड़ के विनिवेश का था, पर उपलब्धि लगभग 1,57 करोड़ की रही। इस प्रक्रिया में आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों को परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, न इसे सामाजिक आधारित संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया। ये राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गई। क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों का कार्य कुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उसकी परिसंपत्तियों के हिस्सों को बेचना है? सुधार और राजकोषीय नीतियाँ। आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है। इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के हितोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए। यही नहीं, सीमा शुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है। अतः इन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी विनिवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए। इससे भी कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभावनाएं क्षीण हो गई। इन सब का विकास और जन कल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यानी भारत को एलपीजी रिफॉर्म लाने के बाद कर भी बहुत कम प्राप्त होता है, क्योंकि एक तो जो पहले हाई टैरिफ लगे हुए थे उससे पैसे मिलते थे भारत को, और कोटा लगे हुआ था इसलिए कम सामान आ पाता था, और जो डायरेक्ट टैक्स था वो भी काफ़ी ऊंचा कर रखा था। और इसमें एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद कर भी कम कर दिया गया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी कम कर दिए थे। इससे भारत को ये कर में भी बहुत कुछ कम प्राप्त हो रहा था। तो धन्यवाद, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, और अब तीसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे हम चौथे पार्ट पर वीडियो बनाएंगे। हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे हैं, हमारे अपने मन से कुछ नहीं पढ़ाएंगे। अभी एनसीईआरटी के आधारित सीरीज चली है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने आधार पर अपनी शब्दों में समझाने की अलग सीरीज चलाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।